सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 8 यानी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं। एनालिसिस पैटर्न्स, आपको याद होगा हमने पैटर्न्स के बारे में बात की थी। पैटर्न्स का मतलब वो जो चीजें हो चुकी हैं, आपको आइडिया है और उसका रीयूज किया जा सकता है, उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो एक्सपीरियंस्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियर होते हैं, वो लोग जो रिक्वायरमेंट अर्जित करना चाहते हैं या जो तरीका जानते हैं, उनको ये पता होता है कि कुछ ऐसी तकलीफें हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो बार बार आती है ऐसी प्रोजेक्ट्स में। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो आपको पता है कि नेटवर्किंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही आप अगर किसी और फील्ड में जाएंगे तो आपको पता रहता है कि भाई ये चीजें आती हैं इसमें। तो एनालिसिस पैटर्न का मतलब ये होता है कि वो पैटर्न्स, वो ऑलरेडी वो विधियां या वो तरीके जो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। जैसे आपको बता दें कि भाई कि अगर आप यहाँ नेटवर्किंग क्लास में जा रहे हैं तो आपको एक सॉकेट खोलना पड़ेगा, सॉकेट से आपको डेटा पैकेट भेजने पड़ेंगे, यानी कि क्लास फंक्शन बिहेवियर, वो ये आपको बता देगा जिसको आप यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो शुल्ज साहब, गेयर साहब और हैसलर, इन्होंने दो फायदे बताए कि भाई एनालिसिस पैटर्न्स का उपयोग क्यों करना चाहिए। पहली चीज तो उन्होंने बताई कि फटाफट आप एनालिसिस मॉडल बना सकते हैं अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, यानी कि अलग अलग बड़े लेवल पे, बहुत जो सिस्टम का हाई लेवल है, फिर छोटे लेवल पे और फिर माइन्यूट लेवल पे आप एनालिसिस पैटर्न का यूज करेंगे तो फटाफट मॉडल्स बनेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्या चीजें इस्तेमाल होनी है, एडवांटेजेस और लिमिटेशन, क्योंकि आपको पता है इससे ये नुकसान हो सकता है, ये फायदा है जो आप रिक्वायरमेंट के लिए लेके आ रहे हैं। बेसिकली एनालिसिस मॉडल आप एनालिसिस किस लिए कर रहे हैं, आप तो रिक्वायरमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं ना। दूसरी चीज इसमें जो फायदा उन्होंने बताया वो ये बताया कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप डिजाइन मॉडल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डिजाइन पैटर्न है और डिजाइन पैटर्न बताया जा सकता है, जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उसका रिलायबल सोल्यूशन मिल सकता है। इसके अलावा जो एनालिसिस पैटर्न है उसको आप लाएंगे कैसे, जैसे अगर आप कोई पैटर्न यूज कर रहे हैं जिसकी हमने चर्चा पहले की थी, उसका ही रेफरेंस लेके आप एनालिसिस पैटर्न यूज करेंगे। एजाइल रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। एजाइल में क्या होता है कि जब हमको रिक्वायरमेंट लेनी है यूजर से, तो यहां पर हम एजाइल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को ऐसे समझते हैं कि यहां पर एक आपके स्टेक होल्डर है, यानी कि वो लोग जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, ये आपके स्टेक होल्डर हो गए और ये आपकी सॉफ्टवेयर टीम हो गई, ग्रुप हो गया आपका। तो ये नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है, बेसिकली आइडिया ट्रांसफर हो रहे हैं। आप जो वर्क प्रोडक्ट बनाते हैं ना, यानी एनालिसिस वर्क प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे आप यूज केस बनाएं, चाहे यूएमएल के किसी भी तरीके के स्टेट डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, उसकी आवश्यकता यहां पर उसकी बात नहीं हो रही है। रिक्वायरमेंट हम पहले से नहीं डिफाइन करते, बल्कि हर एक डेवलपमेंट, जैसे अगर मान लीजिए आप प्रोटोटाइप बना के देते हैं, कोई यूजर स्टोरी है या फिर बैकलॉग को कंप्लीट करके देते हैं, तो उस तरीके से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आगे आएंगी। जैसे जैसे आपको पता लगेगा कि ये हमने इंक्रीमेंट बना के दिया, अरे इसमें ये भी जरूरत है, इसमें ये भी जरूरत है, तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये एड अप होंगी, यानी कि जुड़ेंगी। इससे ये होता है कि एजाइल प्रोसेस में हमें ये पता चलता है कि आपके रिक्वायरमेंट 1 से लेकर मान लीजिए रिक्वायरमेंट 50 है, तो इसमें ये 39th रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लाइए हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। इसी तरीके से प्रायोरिटी डिसाइड होती है ना, ये नहीं कि बाद में जाके बस 35-36 जब आपने कर लिया तब पता चलता है कि 39 सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ये प्रोटोटाइप बनाए हमने, यूजर को इंक्रीमेंट दिए, एवोल्यूशनरी टाइप दिए या फिर इटरेटिव टाइप दिए, उसकी टेस्टिंग हो जाती है और इससे फायदा ये होता है कि और पक्का आपका रिक्वायरमेंट होता है। तो एजाइल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो खास तौर पे प्रोजेक्ट्स में एड्रेस करता है, यानी कि एजाइल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखता है और सॉल्व करता है। जैसे रिक्वायरमेंट हमेशा चेंज होती है, आपको पता है रिक्वायरमेंट चेंज होने वाली है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी लेकिन होंगी जरूर। इसके अलावा कि अगर क्या डेवलपमेंट करना है उसकी टेक्नोलॉजी का हमें आइडिया ही नहीं है, तो हम रिक्वायरमेंट कैसे पूरी तरह फ्रीज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जब तक यूजर या स्टेक होल्डर उसके समक्ष ये प्रोटोटाइप नहीं लाएंगे, कुछ वर्किंग मॉडल नहीं लाएंगे, वो अभी भी अनक्लियर है। जब तक आप उसको ये नहीं देंगे तब तक वो समझ नहीं आएगा उसको, तभी तो रिक्वायरमेंट वो जनरेट करेगा। तो हाँ ठीक है ये चाहिए था, या फिर आप बना के देंगे वो कहेगा नहीं ये नहीं चाहिए था। रिक्वायरमेंट्स फॉर सेल्फ एडेप्टिव सिस्टम्स,
सेल्फ एडेप्टिव सिस्टम जैसे नाम ही बता रहा है कि अपने आप को चेंज करते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। तो सेल्फ एडेप्टिव सिस्टम्स या सेल्फ एडेप्टिव जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो खुद को नियंत्रित करते हैं, खुद को अडेप्ट करते हैं, अपनी फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर फेलियर हो जाता है तो रिकवर भी कर जाते हैं, मतलब किसी भी नुकसान से अपने आप को उसकी पूर्ति कर लेते हैं। और ये सारी चीजें यूजर को बताए बगैर या यूजर से अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बगैर एक्सपोज किए हुए करते हैं। तो एडेप्टिव रिक्वायरमेंट जो होती है इसमें, क्योंकि सेल्फ एडेप्टिव सिस्टम क्या है, ये पूरी तरीके से वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी मतलब क्योंकि ये खुद को अडेप्ट करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां जाएंगे, यहां रास्ता बंद है तो यहां जाना है, यहां रास्ता बंद है तो ऐसे जाना है, यहां रास्ता बंद है तो ऐसे जाना है। तो ये अडेप्टेशन है एक तरीके से। तो यहां पर जो रिक्वायरमेंट होगी या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगी उसमें मेन चीज आनी है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें पता नहीं है, अनसर्टेन है, ये कैसे होगी। आपको यह भी पता है कि जो प्रोफाइल है, यूजर के प्रोफाइल है, कौन इसे कैसे यूज करने वाला, एंड यूजर कैसे यूज करेगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैसे यूज करेगा। अगर आपका कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, एजुकेशनल है, किस तरीके का प्रॉब्लम डोमेन है, उसके हिसाब से कैसे चेंज होने वाला है बिहेवियर किसका, सॉफ्टवेयर का, और कैसे अडेप्ट करेगा वो इसके केस में और इसके केस में। इसके अलावा पहले से जो हमारे बिहेवियर्स हैं, मतलब प्री डिफाइंड बिहेवियर्स, वो कैसे सिस्टम के सारे एसेट्स को, सब सॉफ्टवेयर के अलग अलग फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने वाले हैं। जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी आपके सवाल के जवाब में, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनेगा, और उससे ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट आप इसमें लेना आपको पड़ेगी। निगोशिएटिंग रिक्वायरमेंट्स। निगोशिएशन का मतलब यह होता है किसी बात पर, किसी निष्कर्ष पर, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना और दोनों पार्टी खुश रहे। होता यह है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम कहते हैं कि फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस और बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उनसे यह कहा जाता है कि देखिए साहब, ये चीजें हैं, ये चीजें हम करके देंगे। या स्टेक होल्डर्स हो सकता है आपसे कहे देखिए साहब, ये हमें करके दीजिए, हमको ये चाहिए। कहने का मतलब ये है कि स्टेक होल्डर्स हों या फिर आपके कितने भी इसमें इन्वॉल्व पार्टीज हैं, उनकी जरूरतें, उनकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहां पर कॉस्ट इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, यहां लोग इन्वॉल्व है, उनकी नौकरियां इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व है। तो निगोशिएशन का मतलब यह होता है कि आप प्रोजेक्ट का प्लान इस तरीके से बनाइए जिससे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया है, उनकी मैक्सिमम आवश्यकताएं आप पूरी कर सकें। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि जब आप रियल वर्ल्ड में जाएंगे, मतलब एक्चुअल में जब ये काम करेगा, आपको पता रहना चाहिए कि यहां पर टाइम लगना है, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनने में यहां लोग इन्वॉल्व होंगे, उसमें बीमार होंगे, कई लोग छोड़ेंगे भी, बजट आपको जो दिया है उसके अंदर काम करना है। तो इन सब कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए आप स्टेक होल्डर से कैसे मिलके एक प्रोजेक्ट प्लान डिवाइस करते हैं कि इतने समय में, इतने पैसे में ये काम हो जाएगा। इसे हम निगोशिएशन कहते हैं। एक बेस्ट निगोशिएशन या बेस्ट बातचीत ये होती है दो पार्टीज या मल्टीपल पार्टीज में, जिसमें सारी पार्टीज को लगता है कि हमने कुछ जीता, हमने कुछ पाया। स्टेक होल्डर्स कैसे जीतते हैं इसमें, या कैसे वो जीतेंगे? उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, वो मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए 1 से 50 उन्होंने रिक्वायरमेंट दी और आपने 45 कंप्लीट परफेक्ट करके दे दी, ओके, ये उनकी जीत हो गई। और सॉफ्टवेयर टीम कैसे जीतेगी? वो ये जीतेगी कि उसको एक बजट दिया गया, मान लीजिए कोई पैसा दिया गया, $1 मिलियन, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और डेडलाइन दी गई भाई 2 साल के अंदर करना है। तो वो 1 मिलियन के अंदर 2 साल के अंदर अगर ये काम हो जाए तो कौन जीतेगा? सॉफ्टवेयर टीम भी जीत जाएगी। तो बोयम साहब ये कहते हैं कि जब भी निगोशिएशन हो, जब भी आप लोगों में बातचीत हो, तो पहली चीज ये है कि सिस्टम या सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के जो सब पार्ट्स हैं, खास तौर पे स्टेक होल्डर के नजरिए से, वो आपको जानना आवश्यक है कि स्टेक होल्डर चाहता क्या है, कैसा सॉफ्टवेयर चाहता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए। दूसरी चीज आपको समझना चाहिए कि स्टेक होल्डर्स की जीतने की क्या, मतलब वो कब खुश होगा। विन कंडीशन का मतलब ये है कि वो खुश कब होगा, जब वो अपने कम पैसे में अच्छे से अच्छे काम करवा ले, यही तो होगा। और निगोशिएशन जो हो रहा है स्टेक होल्डर्स के साथ, वो तब होगा
जब जितनी भी पार्टीज हैं वो विन विन कंडीशन, मतलब यहां पर क्या है कि जितने भी लोग हैं उनको कुछ ना कुछ ये केक का पार्ट मिले, ये केक का एक पार्ट मिले और वो खुश हो। फ्रिकर साहब ने कहा कि जो पहले की चीजें थी उसके अलावा जो ट्रेडिशनल हैंड ऑफ था रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का, होता यह था कि आप एक रिक्वायरमेंट क्रिएट करते थे, एसआरएस बनाते थे, फिर दोनों पार्टी, ये आपकी पार्टी हो गई, ये आपके सॉफ्टवेयर टीम वाली पार्टी हो गई और ये आपकी स्टेक होल्डर वाली पार्टी हो गई, इन दोनों ने ये एसआरएस को साइन कर दिया, ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी है, इसी को हम फाइनल जब एक्सेप्टेंस करेंगे तो इसी के हिसाब से मैनेज कर लेंगे, भाई ये इन्होंने कर दिया, हाँ हमने एक्सेप्ट कर लिया। यहां पर फ्रिकर साहब कहते हैं कि यहां पर एक दोनों तरफ से बातचीत का तरीका होना चाहिए जिसे हम हैंडशेकिंग कहते हैं। निगोशिएशन इस तरीके से होना चाहिए कि हैंडशेकिंग में सॉफ्टवेयर टीम क्या करेगी, वो लेके आएगी रिक्वायरमेंट, यानी वो कहेगी मेरी ये 150 रिक्वायरमेंट हमें समझ में आई है, वो ये बताएगी कि ये रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर 1, इसका ये काम है, इसका ये इंपैक्ट है, ये काम करेगा, और हर एक रिक्वायरमेंट की इंटेंशन वो समझा देंगे किसको, स्टेक होल्डर को, सॉफ्टवेयर टीम, यानी कि जो टीम है वो एक एक रिक्वायरमेंट को इसके समक्ष रखेंगे। ठीक है जी। अब कस्टमर क्या करेंगे, वो एक एक रिक्वायरमेंट को समझेंगे, जो भी सॉल्यूशन आपने उनको प्रपोज किए हैं वो देखेंगे क्या आपने छोड़ दिया है, अगर उनको कुछ चीज नहीं लगती है तो वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे कि अच्छा ठीक है इसके बारे में और बताइए। अगर रिक्वायरमेंट हम ये मान लेते हैं कि बहुत अच्छी है, गुड इनफ हम मान लेते हैं, अगर स्टेक होल्डर या जो यूजर है वो ये कहता है ठीक है जी हमें ये रिक्वायरमेंट मंजूर है, तो आप कहेंगे वाह ये रिक्वायरमेंट्स गुड इनफ है, ठीक है, अच्छी है। तो हैंडशेकिंग का मतलब होता है हाथ मिलाना। इसमें क्या होता है कि जो डिटेल रिक्वायरमेंट बनाने का काम है वो दिया जाता है सॉफ्टवेयर टीम को। किसको दिया जा रहा है? सॉफ्टवेयर टीम को। ये टीम का काम ये है कि जो रिक्वायरमेंट है उनको एलिसिट करेगी, यानी कि रिक्वायरमेंट को समझेगी और बढ़ाएगी। जैसे कस्टमर के पास जाके जो प्रोडक्ट यूजर है, जो यूज करने वाले हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, यानी बेसिकली क्या है कि रिक्वायरमेंट एक बार हैंडशेकिंग से जब एग्रीमेंट हो गया, इसका गुड इनफ हो गया, उसके बाद इसको बढ़ाना, इसका दायरा बढ़ाना, जो जिसको हम एनालिसिस मॉडलिंग वगैरह भी कह रहे थे, वो सब काम जो है वो सॉफ्टवेयर टीम करेगी। तो हैंडशेकिंग से ये फायदा होता है कि आपको पता लग जाता है और विश्लेषण कर सकते हैं, साथ में जो भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं। बेसिकली ये एक विन विन निगोशिएशन है, क्योंकि आपने जो बनाया वो आपने यूजर के सामने रखा, यूजर ने हाँ किया, तब आपने उसमें बढ़ोतरी की, तब आपने उसमें कुछ जोड़ा। तो जो आर्ट ऑफ निगोशिएशन है, चाहे वो पर्सनल हो या टेक्निकल हो, किसी भी लाइफ में जरूरी ये होता है कि जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये कोई कंपटीशन नहीं है, आपको जीतना नहीं है, दोनों पार्टी इन्वॉल्व है, तो ऐसे पोजीशन पे आना है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ हासिल हो। स्ट्रैटेजी पहले बनाना जरूरी है, क्योंकि आप जो करने वाले हैं, आप जो बातचीत करने वाले हैं, अगर आप प्लान आउट नहीं करके जाते हैं, अपना बेस की तैयारी करके नहीं जाते हैं, तो फायदा कुछ नहीं होने वाला आपको। लिसन एक्टिवली का मतलब ये होता यह है कि हम हमेशा सुनते हैं जवाब देने के लिए, हम समझने के लिए सुनते नहीं। तो यहां पर आपको सुनना है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। फोकस ऑन द अदर्स पार्टी इंटरेस्ट। अब अगर आप पार्टी कुछ एक स्पेसिफिक चीज चाह रही है और आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। यहां पर आपको पार्टी के इंटरेस्ट को ध्यान देना, उसमें आपको बात करनी पड़ेगी आगे। डोंट लेट इट गेट पर्सनल। होता यह है कई लोग ईगो के कारण या अपनी जो भी उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट होती है उसके कारण पर्सनल हो जाते हैं। यहां पर्सनल की बात नहीं है, यहां तो आपको आप संस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी क्रिएटिव। यहां पर क्या है, कहीं चीज ऐसी जगह आप फंस जाते हैं, वहां पर आपको नए आइडियाज इजाद करने पड़ते हैं, नई बातें करनी पड़ती हैं जो विन विन कंडीशन पे ले आए। बी रेडी टू कमिट। एक बार आपके एग्रीमेंट हो गया तो बस कमिट करिए और आगे बढ़िए। रिक्वायरमेंट्स मॉनिटरिंग। अब क्योंकि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट जब होता है, यानी कि आपने पहले कुछ रिक्वायरमेंट दी, रिक्वायरमेंट्स, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट में कुछ प्लस कर दिया, ऐसे करते करते यहां से यूज केस जो है वो इवॉल्व होते हैं। तो नए नए यूज केसेस जब बनेंगे तो नए नए टेस्ट केसेस भी बनेंगे हर एक इंक्रीमेंट के लिए।
तो इसके बाद फिर कॉन्टिन्यूअस आप सोर्स कोड का इंटीग्रेशन भी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट आपकी 1 थी, उसके लिए आपने टेस्ट केसेस 1 बनाए। जब रिक्वायरमेंट्स 2 हो गई तो उसके लिए टेस्ट केसेस 2 बनाने पड़ेंगे। अब इसके लिए टेस्ट केसेस आपने जो बनाए, अब इसके लिए आपने कोड 1 लिखा, इसके लिए कोड 2 लिखा, लेकिन जैसी रिक्वायरमेंट 3 हुई इसके लिए टेस्ट 3 लिखना पड़ेगा, उसके लिए कोड 3 होगा, और फिर उसके बाद इन कोड्स का इंटीग्रेशन भी होगा, है ना। तो रिक्वायरमेंट मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है, या इसमें 5 चीजें इंपॉर्टेंट आती है। एक तो आपको जो एरर्स है, प्रॉब्लम्स है, वो पता करनी है, और वो क्यों आई है वो पता करनी है। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिबगिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड डिबगिंग का मतलब ये होता है, डिबगिंग का मतलब होता है बग, प्रॉब्लम को दूर करना, उसको डिबग कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिबगिंग का मतलब एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, मल्टीपल टाइम्स। रन टाइम वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने कुछ स्पेसिफिकेशन बनाए, ओके, ये स्पेसिफिकेशन से वाकई में जो आपने बनाया है वो मैच कर रहा है कि नहीं बन रहा है। आपने सॉफ्टवेयर जो बनाया है वो स्पेसिफिकेशन से मैच करता है कि नहीं करता है, मुद्दे वाइज, मतलब स्टेप वाइज। रन टाइम वैलिडेशन का मतलब ये है होता है कि यूजर जो चाहता था वो आपने दिया है कि नहीं दिया है। देखिए, एक तो जो आपने लिखा है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दूसरा जो यूजर मांग रहा है वो ये काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वेरिफिकेशन वैलिडेशन में अंतर ही यही होता है। आगे चल के हम इसमें बहुत डिस्कस करने वाले हैं। एक बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग होती है रिक्वायरमेंट्स मॉनिटरिंग में। ये बताता है कि यूजर का जो बिजनेस गोल है, यूजर ने आपको आनंद के लिए तो दिया नहीं होगा कि यार ये सॉफ्टवेयर बना दो, मुझे अच्छा लगेगा बना दोगे, तो वो कोई ना कोई बिजनेस नीड होगी उसके पीछे, कोई ना कोई काम को सॉल्व करता होगा वो। तो उसके लिए बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि उसके जो लक्ष्य हैं वो आपने पूरे करके दिए कि नहीं दिए। इवोल्यूशन इन कोड डिजाइन, कोड डिजाइन का मतलब होता है दोनों पार्टी मिलकर काम करें। इवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। तो इससे क्या होगा कि स्टेक होल्डर को जानकारियां मिलती है, स्टेक होल्डर आपको जानकारी देगा जैसे ही सॉफ्टवेयर आगे बढ़ेगा या सिस्टम आगे प्रगति करेगा या इस पे डेवलपमेंट होगा। तो मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है कि एक तो यूजर का सेटिस्फेक्शन, यूजर खुश होगा, यूजर दुखी होगा, और यूजर को दुखी होगा या खुश होगा तो आपको फीडबैक भी मिलेगी। तो इससे आपको पता चलेगा कि अब जो अगला इंक्रीमेंट में है उससे मुझे कितना इंप्रूवमेंट करना है। अगर उसने कहा कि नहीं आपने तो यार एकदम अनएक्सेप्टेबल सॉफ्टवेयर दे दिया या फिर प्रोटोटाइप दे दिया, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट्स, वैलिडेशन वेरिफिकेशन ये करना पड़ता है क्योंकि जब भी कोई रिक्वायरमेंट आई, आप केवल सॉफ्टवेयर बनाने के बाद वैलिडेशन वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। आपको रिक्वायरमेंट जो जरूरत पता चल जाती है उसका भी रिक्वायरमेंट करना होता है। तो जितने भी रिक्वायरमेंट मॉडल हमने बनाए या उसके मॉडल हमने क्रिएट किए या उसके अंदर कितने भी एलिमेंट डाले, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग का तरीका मैंने बताया था, यूज केस कैसे हम कंसीव करते हैं, फिर हम उसका एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट डायग्राम, ये सब बनाते हैं। तो उसमें क्या इनकंसिस्टेंसी है, सब चीजें स्पष्ट है, सटीक है, कोई चीज दो मीनिंग तो नहीं कह रही है। इनकंसिस्टेंसी, ओमिशंस और एम्बिग्यूटी ये देखनी पड़ती है। और इसके बाद इन रिक्वायरमेंट को हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि पहले हमको ये करना है, ये बाद में करना है, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए हमारे पास 1 से 50 रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है कि 20 से लेकर जो 30 है ये पहले करनी होगी, पहले पैकेज में, पहले इंक्रीमेंट में करके देनी होगी। तो रिक्वायरमेंट मॉडल जो है वो कुछ ऐसे सवालों का जवाब देना उसको जरूरी है, क्योंकि यहां पर हम रिव्यू कर रहे हैं। जब भी हम रिक्वायरमेंट्स का वैलिडेशन करते हैं, जो उसका रिव्यू करते हैं, तो कुछ सवालों का जवाब जरूरी हो जाता है। जैसे क्या जो भी रिक्वायरमेंट है, क्या भी जरूरत है, क्या जो भी आपने चीजें निकाली हैं यूजर से, वो पूरे सिस्टम के जो उसका लक्ष्य है कि ये करना चाहता है उसके साथ कंसिस्टेंट है, क्या वो उसके साथ मैच कर रही है। क्या हर एक लेवल पे, हर एक एब्स्ट्रैक्शन पे आपने रिक्वायरमेंट ले ली है, यानी आपने कहा कि मुझे इस पूरे सिस्टम के लिए ये रिक्वायरमेंट चाहिए। अब इसके जो सब सिस्टम्स है उसके लिए आपने रिक्वायरमेंट ली है कि नहीं है, इनके जो सब सिस्टम है उसके लिए रिक्वायरमेंट ली है कि नहीं ली है, इसके जो सब सिस्टम है उसके लिए रिक्वायरमेंट ली है कि नहीं ली है। तो हर एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, मतलब जिसे बड़े से लेवल से छोटे लेवल तक जाते हैं, वो रिक्वायरमेंट आपने ली है कि नहीं ली है। इसके अलावा क्या कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी जरूरी हो गई है जिससे सिस्टम का ऑब्जेक्टिव पूरे होने में जरूरत महसूस हो रही है, यानी कि अब और भी ऐसी रिक्वायरमेंट आपने जोड़ी है कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ये एक्स्ट्रा आई है और इसको जोड़ना जरूरी है। हर एक रिक्वायरमेंट जो है वो परिधि में डिफाइंड है कि नहीं है, मैथमेटिकली क्या आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या वो एम्बिगुअस है कि नहीं है। एम्बिगुअस का मतलब ये होता है कि आप कुछ और समझ रहे हो उस रिक्वायरमेंट को पढ़ के, मैं कुछ और समझ रहा हूं।
क्या ये रिक्वायरमेंट का कोई एट्रीब्यूशन है, मतलब आप बता सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट कहां से आई है, किस आदमी ने बोला है, क्या आप ये बता सकते हैं? क्या कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है जो एक ही रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे मान लीजिए 1 से 50 रिक्वायरमेंट है, इसमें 31st रिक्वायरमेंट जो कह रही है वही 39 जो है कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही है, मतलब दोनों ही एक ही रिक्वायरमेंट सेट में चीजें ऐसी तो नहीं जो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। और आज जो टेक्निकल एनवायरनमेंट है, आज जो तकनीकी वातावरण है, उसमें ये सिस्टम और प्रोडक्ट के तहत क्या ये रिक्वायरमेंट वाकई में आप अचीव कर सकते हैं? आपने अनअचीवेबल रिक्वायरमेंट तो नहीं लिख दी, आपने ऐसा रिक्वायरमेंट लिखा है ना जिसको बाद में टेस्ट किए जा सके, जिसके लिए टेस्ट केसेस बनाए जा सके। क्या जो रिक्वायरमेंट मॉडल है ये पूरी तरीके से सिस्टम का हर एक इंफॉर्मेशन, फंक्शन और बिहेवियर, तीनों चीजें यानी कि डेटा, उसकी कार्यविधि, उसकी क्रियाएं, और वो जब बिहेवियर चेंज करेगा, सारी चीजें आपने इसमें कैटर कर ली है कि नहीं कर ली है? और क्या रिक्वायरमेंट को आपने बकायदा पार्टीशन किया है? यानी जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये रिक्वायरमेंट 1 है, हो सकता है ये जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए रिक्वायरमेंट 2 और रिक्वायरमेंट 3 की जरूरत पड़े, रिक्वायरमेंट 3 के लिए रिक्वायरमेंट 4, रिक्वायरमेंट 5 और रिक्वायरमेंट 6 की जरूरत पड़े। इसका मतलब डिटेल पे गए क्या नहीं गया, है ना? और क्या आपने रिक्वायरमेंट पैटर्न यूज किया है, पैटर्न को वैलिडेट कर सकते हैं, और क्या ये जो पैटर्न है ये कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से है? अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स। अब बुशमैन साहब हैं, इन्होंने देखा कि जो बहुत ही माइन्यूट सी, बहुत ही ऐसी नाइव सी मिस्टेक्स हो जाती है खासतौर पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। तो इस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो कमियां हैं, दिक्कतें हैं, या कोई मिस्टेक हो जाती है अलग अलग लेवल पे, उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन्होंने कहा इसको फीचराइटिस, फ्लेक्सिबिलिटीज एंड परफॉर्मिटीज। इसका मतलब क्या है? फीचराइटिस, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि होता यह है कि यूजर कहां खुश हो रहा है, यूजर कहां पर नाराज हो रहा है, यूजर कहां पर एकदम इलेटेड हो रहा है। जैसे फीचराइटिस की बात करूं तो यहां पर क्या आपने पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर फंक्शनल कवरेज कर लिया है, यानी पूरी क्वालिटी के लिए बेसिकली क्या है, सारे के सारे फंक्शन फीचर डाल दिए उसमें। जो बिजनेस स्टेक होल्डर है वो हमेशा चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा उनको दिया जाए, है ना? और ये कोशिश डेवलपर क्या करते हैं कि वो फंक्शन, जैसी मान लीजिए रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, इस तरीके से फंक्शन 1, फंक्शन 2 है, जो डेवलपर हैं कोशिश करते हैं कि भाई फटाफट जो फंक्शन जल्दी इंप्लीमेंट हो सकते हैं वो हम कर दें, और क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। यूजर बहुत कुछ चाहता है और डेवलपर चाहता है कि वो दे दे जो फटाफट हो जाए। लेकिन होता ये है कि प्रोजेक्ट अमूमन तौर पे फेल इसलिए होता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। कभी भी आप अगर मान लीजिए 1 से 50 फंक्शनैलिटी आपको चाहिए और किसी को आप 45 फंक्शनैलिटी दे दें, तो ऐसा नहीं होगा कि वो खुश नहीं होगा, वो खुश होगा। लेकिन अगर आपने 1 से 55 फंक्शनैलिटी दे दी और सॉफ्टवेयर फेल हो रहा है, क्रैश हो रहा है, तो उसकी क्वालिटी कभी भी अप्रिशिएट नहीं की जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटीज, इसमें यह होता है कि हम लोग क्या है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें डाल देते हैं जो कॉन्फ़िगरेबल हो, अडेप्टेबल हो। हाँ ये चेंज हो जाएगा, हाँ ये फ्लेक्सिबल है, हाँ इसको ऐसे इसलिए जोड़ा है ना कि आगे इसमें जोड़ा जा सके। तो जब भी आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं सॉफ्टवेयर में, या चीजें लूज छोड़ते हैं, तो ये हमेशा खराब परफॉर्मेंस दिखाता है। डेवलपर्स अपनी अनसर्टेनिटी को, यानी ये कहिए कि उनको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, या उनको ये नहीं पता कि इसके लिए मैं क्या करूं, तो उसका नाम जोड़ देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कि देखिए मैंने फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर दिया है आपको। तो वो पहले अच्छे डिजाइन ना बना के या फिर अच्छे डिजाइन डिसीजन ना लेके वो कोशिश ये करते हैं कि हुक्स लगा दें। वो क्या करते हैं कि हमने ये तो डाल दिया है, ये जगह इसलिए छोड़ दी है कि इस पे आप दूसरे फीचर डाल सके। तो ये हुकिंग वाली जो काम है ना, इसी ये जो फ्लेक्सिबिलिटीज या फिर अडेप्टेबिलिटी या ये कहें कि कॉन्फ़िगरेबिलिटी आप दे देते हैं बहुत ज्यादा, वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। एक और चीज ये कहते हैं परफॉर्मेटिव्स। परफॉर्मेटिव सब में IIS आया है। इसका मतलब ये है कि हम ना मेंटेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ना रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, ना सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। हम कोशिश ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो हमेशा हर एक लेवल पे अच्छा होता रहे,
हम पूरे ओवरऑल सिस्टम के बारे में बात करने लगते हैं। परफॉर्मेटिज ऑकर व्हेन सॉफ्टवेयर डेवलपर बिकम ओवरली फोकस्ड ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। ना वो मेंटेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी एट्रीब्यूट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो बस चाह रहे हैं कि भाई ये किसी तरीके से बढ़िया हो जाए इन टर्म्स ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस। लेकिन हमको तो क्वालिटी चाहिए ना। बेसिकली परफॉर्मेंस वो होना चाहिए जो यूजर के नीड के हिसाब से हो। यूजर को अगर आप मान लीजिए कि फाइल ट्रांसफर करके दे रहे हैं और उसमें लगा रहे हैं 1 GB के लिए मान लीजिए 5 मिनट, यूजर आपको कह रहा है 4 मिनट में करके दो। अगर आप 4 मिनट में करके दे रहे हैं तो बहुत अच्छा। आप इसको अगर करने लगे कि नहीं मैं तो इसको 10 सेकंड में करके दूंगा, तो इसी को हम परफॉर्मेटिज कहते हैं। चलिए साहब, ये चर्चा हुई इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिक्वायरमेंट्स, इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।